अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक खूबसूरत और अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। मंडे मॉर्निंग है, बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं, फ्रेश भी महसूस कर रहे होते हैं कि वीकेंड के बाद अब चलें ऑफिस जाएंगे, अपने काम के लिए रवाना होंगे। वहीं पे कुछ लोग थोड़ा सा तंग हो जाते हैं कि इतनी छुट्टियों के बाद अब ऑफिस जाना कैसा महसूस होगा। तो जनाब, काम तो करना पड़ता है, तो कोशिश किया करें कि आप जब सुबह उठें तो फ्रेश फील करें, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की भी साथ कोशिश करें। देखिए, आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, आप अपनी जो एनर्जी है उसको आप पॉजिटिव रखेंगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके काम अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही अपने आप को एक सुस्ती वाले इन्वायरमेंट में लेकर आएंगे, थकावट सा महसूस करेंगे, तो पूरे दिन की आपकी रूटीन वैसी ही होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश किया करें आगाज़ आपका अच्छा हो। जितना एक्टिव आगाज़ होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप पूरा दिन गुजार सकते हैं। इसके साथ साथ आज पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो बेशतर जो रास्ते हैं वो बंद हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर घर से वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो प्लीज़ आप लोग घर ही रहिए, क्योंकि मुझे भी यहाँ सुबह ऑफिस आने तक लग रहा था, आखिरी टाइम तक हो सकता है मैं ऑफिस ना पहुँच सकूँ। तो आज आप लोगों से मुलाकात जो है वो हो सकता है जूम के थ्रू मुझे भी करनी पड़े, ज्वाइन करना पड़े। लेकिन फिर जैसे तैसे करके हमें कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल गया और हम यहाँ स्टूडियो पहुँच गए। तो मैंने कहा ज़रूर मैं अपने नाज़रीन से ये चीज़ शेयर करूँगी, खासकर जो पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। अगर तो आप घर से काम कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए फिर आप घर में ही रहें। और अगर आपका ऑफिस जाना हमारी तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर आपने कम से कम 1-1.5 घंटे का मार्जिन रखकर ज़रूर निकलना है। आपको रास्ते में ब्लॉकेज मिल सकती है, ट्रैफिक आपको स्टक मिल सकती है, डाइवर्जन बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। तो हम नहीं चाहते कि पेट्रोल पहले बहुत महंगा है तो आपको मज़ीद ख़वारी का सामना करना पड़े। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी सिचुएशन को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप घर से निकलें या फिर घर से ही आप काम कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे ओवरऑल जो मौजू है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके साथ वन बाय वन तमाम तर टॉपिक्स जो है वो शेयर करेंगे। टॉपिक पे आते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारे स्किन केयर के हवाले से है। वो चाहे बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, नौजवानों की बात करें, ख़वातीन हो, मर्द हजरात हो, सभी के हवाले से ये टॉपिक होगा। हम बात करने वाले हैं जो ये सूरज इस वक्त जो है ना वो सर उठा चुका है, गर्मियाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। गर्मियों की बात करें या सर्दियों की बात करें, जो सूरज है इसकी जो शुआएँ हैं, जो इसकी यूवी रेज़ हैं, वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। नॉर्मली हम सर्दियों में हम बैठते हैं धूप में तो हमें इतना फील नहीं हो रहा होता, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमारी स्किन पे ज़रूर होते हैं। तो इसी तरह से अब चूँकि देखते हैं कि गर्मियों की आमद हो चुकी है, इसमें हमने बाहर निकलना है, धूप है, तपश बहुत ज़्यादा है, या मेकअप किया हुआ होता है, स्किन पे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली ज़रूर लगा हुआ होता है। तो इसमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट हम कैसे रख सकते हैं, और इसमें ख़ासकर जो सन ब्लॉक का रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली हम समझते हैं कि हमने अगर बाहर निकलना है तो ही हमें सन ब्लॉक लगाना चाहिए, घर के अंदर तो ज़रूरत नहीं। जबकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप किचन में जा रहे हैं तो भी आपको सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर कितने टाइम बाद, कितने घंटे बाद उसको रिपीट करना चाहिए। इस पर भी आज हम बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी एक्सपर्ट हमें जूम पे ही ज्वाइन कर चुकी हैं। किरण आसिफ साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया किरण, आपके वक्त का। बताइएगा कि ये जो यूवी रेज़ हैं ऑब्वियसली ये हमारी स्किन को काफ़ी हद तक डैमेज करती हैं। इसमें सन ब्लॉक जो है क्या वो वाकई ही बहुत मुफीद हमारे लिए साबित होता है कि अगर हम अच्छी किसी कंपनी का और अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करते रहें तो हमारी स्किन यूवी रेज से बच सकती है? अस्सलाम वालेकुम महविश, वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में और अपने साथ प्लेयर। uh, अपने बस आप आज आप हमें स्टूडियो में ज्वाइन नहीं कर सके, जूम पे हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जैसे कि आपको पता ही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में जो अभी करंट सिचुएशन है तो इसके उसको लेके यही हो सकता था। तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया। प्लेयर। अभी जैसे मैं सुबह उठी हूँ तो देखा मैंने तो आजकल जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो गई है तो बहुत जल्दी जल्दी सुबह सवेरे ही निकल आता है। सूरज तो बिल्कुल ऐसे ही है, यही बात हाँ है। जी बिल्कुल। सबसे पहली जो स्किन रूटीन होनी चाहिए वो सन ब्लॉक ही है। सही। चाहे आप घर पे हो या ऑब्वियसली बाहर निकलना होता है वो तो बात की बात है, लेकिन सुबह सवेरे जब आप घर में ही आपको सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम्म। डेफिनेटली सन ब्लॉक जो है वो बहुत हेल्प, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस तब होती है हम्म। जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर, हम्म। कैसे अप्लाई, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य की यूवी रेज आती हैं हम्म। और वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। ठीक हम्म। है।
अच्छा, उसमें इसमें आपकी इसमें क्वांटिटी जो है ना वो हमें कितनी लगानी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि सन ब्लॉक हम एक ड्रॉप की शक्ल में ले लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि हमें लगे कि हमारे फेस पे ये मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन क्या इसकी एक कोई प्रॉपर इसकी क्वांटिटी भी है कि आपने इतना सन ब्लॉक जो है वो अपने फेस पे, नेक पे या अपने हाथों पे लगाना है, ताकि मुकम्मल इसका जो असर है वो हो, ना कि ये लगे कि हाँ हमने सिर्फ सन ब्लॉक लगा लिया था नाम का? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है। अगर आप कम क्वांटिटी में लगाएंगे तो ऑब्वियसली सनब्लॉक काम नहीं करेगा। ओके। ठीक है। और जैसे इसमें एसपीएफ आते हैं 15 मुख्तलिफ एसपीएफ हैं, होता है, 15, 30 20, होता है, 50 30, होता है। इवन हाँ जी, 50, 100 के भी आते हैं। हाँ, हम्म। बिल्कुल। जी। सबसे अच्छा काम जो है ना वो आपकी स्किन पे 30 और 50% जो एसपीएफ है वो कर रहा होता है। लेकिन जब तक आप अच्छी मिकदार में नहीं लगाते, जी। मतलब सिंपल इनवर्ट्स के भर के लगाना चाहिए आपको ओके। अपनी जो आप बेस। अच्छा, अब नॉर्मली हम एसपीएफ की आपने बात की, तो जो हम जिस तरह हम स्टूडियो में बैठे हुए होते हैं, इतनी शार्प लाइट्स हम पे आ रही होती हैं, या वो ख़वातीन जिनका एक्सपोजर सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो कहा जाता है कि वो जो 100 एसपीएफ वाला है वो सन ब्लॉक यूज़ करे, क्योंकि उन पे 30, 50 भी काम नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। 50 एसपीएफ बहुत इनफ होता है। लेकिन अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन अगर आप 100 आप अपनी, सबसे पहले तो ये कि किसी भी इंसान को अपने स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। ऑब्वियसली। ठीक है। और सबसे पहले आपको अगर आप नॉर्मली आप यूज करना चाहते हैं कि आप रूटीन में अगर नहीं कर रहे तो आप फर्स्ट टाइम में करना चाह रहे हैं या आपने स्टार्ट किया रूटीन, तो जी। आप एसपीएफ 30 से स्टार्ट करें। 30 ठीक से है। सही। उससे ज्यादा अगर आपने करना है तो डेफिनेटली आपको अपनी स्किन स्पेशलिस्ट से या डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको एडवाइस लेके आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको यूज करना चाहिए सन ब्लॉक। अच्छा, एक हाँ, दफ़ा अगर सन ब्लॉक हम अप्लाई करके घर से निकले हैं या मेकअप हमने किया है, तो क्या वो अब 9 to 8 आवर्स की या 10 आवर्स की अगर किसी की शिफ्ट है, तो उसके लिए वो एक टाइम अप्लाई किया हुआ सन ब्लॉक इनफ है, या फिर उसको रिपीट करना चाहिए कुछ घंटों के बाद? नहीं महविश, एक दफा बिल्कुल भी काफी नहीं होता। क्योंकि आप नॉर्मली जब अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद बेशक मेकअप भी किया हो, जी। लेकिन आपकी स्किन पे रगड़ भी हो रही होती है, किसी ना किसी तरह से वो क्लीन होता है, फिर आपने फेस वॉश करना होता है, जी। वजू वगैरह करना होता है, तो आपको एवरी 2 आवर या 3 आवरली, अगर आप ज्यादा भी नहीं कर सकते तो 4 आवरली तो रिपीट करना चाहिए। ठीक है। एक दफा में काफी नहीं होता ओके। इतना, मतलब एक दफा में बिल्कुल। और अगर आपका सन एक्सपोजर है, अगर आप हाँ। बाहर है, ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप मार्केट में हैं, हाँ। अगर वॉक कर रहे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली वो स्वेटिंग के साथ और उसका असर जो है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे ही है। आपको दिन में 3 दफा एटलीस्ट रिपीट करना चाहिए। ओके, अगर आपका भाई सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, फिर तो आपको डेफिनेटली फिर उसको तो रिपीट करना फिर चाहिए। तो किरण, हमें ब्रेक की जाने पड़ना, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम मज़ीद इस हवाले से जानते हैं कि अगर हम प्रॉपर सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते या सूरज की छांव से अपनी स्किन को नहीं बचाते, तो क्या ये जो चीज़ है वो स्किन कैंसर में भी तब्दील हो सकती है? तो इस पर मज़ीद आगे चल के बात करते हैं, ब्रेक के बाद साथ रहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, बढ़ती हुई सूरज की जो एक तपिश हमें देखने को मिल रही है, उसमें सन ब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसी पे बात कर रहे थे। वापस टॉपिक की जानिब आने से पहले आपके साथ एक रिपोर्ट हम शेयर कर लेते हैं मियाँ चन्नों से। ये लोड शेडिंग के हवाले से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मियाँ चन्नों, क्या इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो लोड शेडिंग के जो सिचुएशन है वो हमें उसका सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल के अंदर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो मियाँ चन्नों की आवाम किस हद तक परेशान है, आइए रिपोर्ट देखते हैं जी। मियाँ चन्नों में इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे ही बिजली गायब होती है, इसी वक्त गैस का प्रेशर भी इंतहाई कम हो जाता है, जिससे आवाम की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ बिजली और गैस की घंटों बंद रहती है, दूसरी तरफ बिल पहले से भी ज़्यादा आ रहे हैं। LPG सिलेंडर भी महंगे दामों फरोख्त हो रहा है, जिसने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। गैस तो ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਸੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇ ਵੀ ਔਰ ਰਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।
शहरियों ने यह भी शिकायत की है कि बिजली की मुसलसल बंदिश के बायस कारोबार भी बहुत ज़्यादा ठप हो चुके हैं। दुकानें, वर्कशॉपें, छोटे कारोबार और रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले अफराद शदीद माली नुकसान उठा रहे हैं। बिजली गायब होने से मशीन बंद हो जाती है और कारोबारी सरगर्मियां रुक जाती हैं, जिससे ताजरों और मजदूर तबके की आमदन में वाज़िया कमी आ रही है। बिजली दी गैस ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਫਿਰ 500 550। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਰਾਤ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ UPS ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कि साढ़े ते हालात ते कोई रहम खान। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए और इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए ताकि मामूलात ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल हो सकें। कैमरामैन टीम के साथ मजहर इसाक, सच न्यूज़, मियाँ चन्नू। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आपने ये देखा कि अवाम खासी परेशान है। जैसे बिजली जाती है साथ में गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है, तो ये मामलात हर जगह इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। होप फॉर दी बेस्ट, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। हुकूमत जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है मुज़ाकरात की जानिब आए ताकि ये जो पेट्रोल की बंदिश, तेल बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, उसकी वजह से भी लोड शेडिंग का हमें सामना है। तो जल्द अज जल्द ये जो मामलात हैं ये हल हो तो वापस चीज़ें जो है वो मामूल पे आ जाएंगी इंशाल्लाह। वापस टॉपिक की जानिब आते हैं। किरण हमारे साथ है। किरण, ज़रा बताइएगा कि ख़ासकर जो ख़वातीन डेली बेसिस पे मेकअप करती हैं और कहीं ना कहीं सन ब्लॉक का ये जो उनका एक सेगमेंट है उसको स्किप कर देती हैं, सन ब्लॉक बिल्कुल नहीं लगाती, तो सूरज की मुसलसल जो किरणें, जो शुआएं उनकी स्किन पे पड़ रही हैं, क्या इससे वी कैन से कि स्किन कैंसर के ख़तरात बढ़ सकते हैं? डेफिनेटली महवेश, जो सूरज की स्पेशली यूवी रेडिएशंस वो स्किन कैंसर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, उसके चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं जी। ठीक है। यूवी रेजेस जो है, यूवी रेज जो स्किन की DNA पे डायरेक्टली असर करती है, जिसकी वजह से डैमेज स्किन कैंसर और एजिंग के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। और जो खवातीन बाहर निकलती हैं और मेकअप स्पेशली वर्किंग वुमेन जो होती हैं उनको करना पड़ता है, तो उससे सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका सन ब्लॉक ही होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मेकअप कोई बहुत अच्छा यूज कर रहा है, कोई नॉर्मल यूज कर रहा है, कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा, तो वो डेफिनेटली वो चीज है कि आपकी स्किन को डैमेज कर रही है। ऑब्वियसली तो आपको एटलीस्ट जो सन एक्सपोजर या फिर रेडिएशन से बचने के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल मस्ट करना चाहिए। और मर्दों के लिए भी ज़रा बताइएगा कि कितना ज़रूरी चले। ख़वातीन तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे अमल कर लेती हैं, प्रॉपर सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेती है, रिपीट करना पड़े तो भी कर लेती है, और मर्दों की निस्बत ख़वातीन का ज़रा सन एक्सपोजर कम होता है, मर्द हजरात का ज़्यादा होता है, और वो केयर भी बिल्कुल नहीं करते। डायरेक्ट अगर धूप उनके फेस पे आ रही है तो खैर है, उन्हें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो मर्दों के लिए सन ब्लॉक के हवाले से इसका अवेयर होना कितना ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे अमल में लाएँ, और मर्द जो है वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कैसे किसी अच्छे सन ब्लॉक का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं? महविश, औरतों की निस्बत मर्दों में ज्यादा स्किन डैमेज होता है और सनबर्न होता है क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन उसी के ऑपोजिट, उसी के बरक्स ऐसा भी है कि मर्दों में अवेयरनेस भी कम होती है, एजुकेशन अवेयरनेस हो जाते हैं ना कि खैर है कोई नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन मर्दों को इस चीज की ज्यादा स्किन केयर की ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, ड्राइविंग करते हैं, वॉक करते हैं, और नॉर्मली वो जो वर्कर्स जो के डायरेक्टली सन एक्सपोजर में काम करते हैं, तो उन्हीं मर्दों में स्पेशली जो है ना वो स्किन कैंसर के चांस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली आप बार बार जो एक्सपोजर होता है आपका सन के साथ। सिर्फ फेस की नहीं, यहाँ पे किरण जरा इसको भी क्लियर कर दीजिएगा कि सिर्फ फेस की बात नहीं हो रही, आपके बॉडी का वो तमाम तर हिस्सा जो यानी कि नुमायां हो रहा है, जो जिसपे सूरज की रोशनी पड़ी, वो आपकी नेक हो सकती है, आपके एयर हैं, आपके हाथ हैं, या अगर आपने हाफ स्लीव पहनी हुई है तो आपके फुल बाजू हो सकते हैं, आपके पाँव हो सकते हैं। तो वो तमाम एरिया जो जिसपे सूरज की रोशनी पड़ रही, शुआएं पड़ रही है, आपने उन तमाम एरियाज पे आपने सन ब्लॉक का सन ब्लॉक यूज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ यहाँ पे सन ब्लॉक की बात हो रही है तो सिर्फ फेस के हवाले से हो रही होगी। ऑब्वियसली नहीं, लेकिन देखिए वो भी आपकी बॉडी का एक पार्ट है ना, हाथ भी आपके पाँव भी, तो डेफिनेटली
उनको भी उतनी ही जरूरत है प्रोटेक्शन की जितनी कि आपके फेस की स्किन को है। अब देखें ना, जो वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात जो सिर्फ अपने फेस तक की केयर करते हैं या इस पे सन ब्लॉक लगाते हैं, बाकी अगर देखें उनके नेक का कलर बिल्कुल डिफरेंट होगा, कानों का कलर मुख्तलिफ होगा, हाथों का कलर अलग होगा, ऊपर बाजुओं का कलर बिल्कुल अलग होगा। उसकी वजह यही है कि फेस को तो आपने प्रोटेक्ट कर लिया, आपने बाकी एरियाज को कवर नहीं किया, दैट्स द रीज़न कि वो डल हो गया। हाँ जी, बाकी एरियाज को जब आप इग्नोर कर देते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी ब्यूटी में भी बहुत फर्क पड़ जाता है ना। Yes. आपका सिर्फ फेस अच्छा लग रहा होता है और हाथ और पाँव आपके और ये सिर्फ मर्दों में नहीं, ये खवातीन का भी माजरत के साथ ये डिफरेंट कलर्स शेड्स जो है ना, ये मैं बहुत देखती हूँ। पता नहीं क्यों इतने हमारी बच्चियाँ, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उसके बावजूद वो इतनी अवेयर नहीं है। मुझे बताइएगा, अगर हम दही इलाकों की बात करें तो क्या वहाँ के जो देहातों के रहने वाली जो खवातीन हैं या मर्द हजरात है, क्योंकि स्किन तो सबकी है चाहे वो शहरों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, क्या वो लोग भी सन ब्लॉक की अहमियत से उतना ही अवेयर हैं जितने के शहरों में लोग हैं, या भी उनको ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं महविश। जो लोग दही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है या फिर फैसिलिटीज नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है उनके पास। और मतलब बाकी अफोर्डेबिलिटी का भी बहुत मसला होता है। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही लग्जरी आइटम्स हैं, ठीक है, तो वो इन चीजों से वैसे ही दूर है और अवेयरनेस भी नहीं है, जिसकी वजह से हालांकि उनका एक्सपोजर जो है वो शहरों में रहने वाले लोगों से ज्यादा होता है। हाँ, तो उनको ज्यादा केयर की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और दूसरा बाकी चीजें जो मैंने अभी मेंशन की है कि अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, हर चीज जो है ना वो मैटर करती है। तो इस वजह से जो दही इलाके है ना वहाँ पे इस चीज का रुझान तो शहरों से कम है। क्योंकि देखिए, अगर हम सैलॉन्स की बात करें वो तो तकरीबन हर छोटे बड़े एरिया के अंदर मौजूद है, चाहे वो गांव की बात करें, शहरों में तो हैं ही हैं, लेकिन गांव के एरियाज़ में भी मौजूद है। हमें किरण एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन ज़रा इस पर भी बात करते हैं कि किस तरह से अपने जो दही इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको सन ब्लॉक की अहमियत से जो है वो अवेयर किया जा सकता है। इन डिटेल्स पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ मंकी पॉक्स की बात करें तो देखिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस हवाले से। बहुत ही पेनफुल ये बीमारी है और जितने एहतियात करें या इसका एज सुन एज़ पॉसिबल आप ट्रीटमेंट करवाएं उतना ही बेहतर होता है। तो अपने डॉक्टर से इस बारे में रुजू ज़रूर करें। अगर आपकी बॉडी पे, आपके बच्चों की बॉडी पे कोई भी ऐसे गैर मामूली से दाने बनना शुरू हो जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास फिर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं, किरण हमारे साथ है। किरण, मैं आपसे पूछ रही थी कि सैलॉन्स की बात करें तो वो शहरों में तो चलो मौजूद हैं ही हैं हर जगह पे, लेकिन अगर हम देहातों की बात करें तो सैलून वहाँ पे भी मौजूद हैं। तो देखिए, जो एक ब्यूटी एक्सपर्ट है उसको तो ऑब्वियसली पता है कि सन ब्लॉक की अहमियत कितनी ज़्यादा है। जिस तरह बाकी हम मेकअप प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जो वहाँ पे मकामी सैलून्स हैं या ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, क्या वो भी दही इलाकों में ख़वातीन को या मर्दों के सैलून्स भी मौजूद हैं, वो उनको सन ब्लॉक के हवाले से अवेयर नहीं करते कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर जब आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता। दही इलाकों में जो पार्लर्स वगैरह, जो सैलून है, वहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं दी जाती है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। इसीलिए जो क्लिनिक्स हैं वो अपग्रेड होते हैं, वहाँ पे आपके स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, मोस्टली वहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस दी जाती है। और मुझे लगता है कि इसके लिए एजुकेशनल अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो एजुकेशनल और स्किन केयर के हवाले से अवेयरनेस लोगों में दें, स्कूल्स में दें बच्चों को। और वैसे भी प्रोग्राम्स वगैरह कुछ ऑब्वियसली स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर देखिए इससे स्किन कैंसर के खदशात जो हैं वो बढ़ सकते हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो ऑब्वियसली इसकी अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक 49 to 50% लोग जो है वो अवेयर है और इस चीज़ को रूटीन बना रहे हैं स्किन केयर को, लेकिन उसमें से भी लोग बाकायदगी से नहीं करते हैं। ऑन ऑफ कभी कर लिया, कभी ना किया, कभी कर लिया। बहुत लाइट लेते हैं हम इस सेगमेंट को, इस सिचुएशन को। बिल्कुल, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जब फिर बाद में याद हमें आता है कि काश पे पहले से केयर करना मैंने शुरू कर दिया होता तो आज बाद मेरी में स्किन फिर खराब लोग जो है जी एग्जैक्टली, बाद में लोग फिर
क्लिनिक्स का रुख करते हैं और फिर जो ट्रीटमेंट्स उनको बहुत महंगी ट्रीटमेंट्स करानी पड़ती और हैं। टू बी तो वेरी ऑनेस्ट, डेफिनेटली स्किन एक वो डैमेज ट्रीटमेंट तो हो बहुत चुका। ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई एग्री कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और लॉन्ग टर्म चलते हैं। ये कोई हफ्ते 10 दिन का ट्रीटमेंट नहीं होता, ये 6-6 महीने तक फिर ट्रीटमेंट जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि आपने एक चीज लाइक कोई पिगमेंटेशन के साथ आ गया, जी तो अक्सर मेरा उनको यही कहना होता है कि आपने इतने सालों की मेहनत से एक चीज खराब की है, तो हम उसको मैजिकली कैसे ठीक कर सकते नहीं हैं हो इतनी सकता ऑब्वियसली, उसके जल्दी। काफ़ी सेशंस होते हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। बच्चे हमारे जो हैं उनका सन एक्सपोजर बड़ा होता है, आप देख रहे होते हैं कि किस तरह वो धूप में, गर्मी में, डस्ट में वो खेल रहे होते हैं, उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं होती। लेकिन बड़ों को तो पता है कि इस धूप की वजह से या इस गर्मी की वजह से उनकी स्किन ख़राब हो रही है। तो क्या बच्चों के फेस पे भी, उनकी स्किन पे भी हम ये सनस्क्रीन जो है, सन ब्लॉक अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितनी क्वांटिटी में और कौन से वाला, यानी कि कैसा, कोई बच्चों के अलग से कोई सन ब्लॉक होता है या बड़ों वाला ही यूज़ कर सकते हैं? ज़रा ये बता दीजिए। बच्चों के लिए आप सबसे कम एसपीएफ वाला जो सन ठीक है। ब्लॉक है वो यूज कर सकते हैं। हाँ। और मदर्स को चाहिए, बच्चों को भी उतनी ही केयर की जरूरत है, क्योंकि बच्चों की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक। तो बच्चों को मस्ट, बच्चों का बॉडी भी ज्यादा एक्सपोज होती है, तो इसलिए सन ब्लॉक लगाना उनको भी उतना ही जरूरी है जितना कि बड़ों के लिए। और सिर्फ सन ब्लॉक पे, सनबर्न से बचने के लिए सिर्फ सन ब्लॉक पे भी हम कनात नहीं कर सकते। बच्चों, स्पेशली माओ को, जब बच्चे बाहर खेलते हैं इस तरह एक्सपोजर के साथ, तो उनके लिए कैप्स, उनके लिए मतलब उनको गाइड करना चाहिए कि छांव वाली थोड़ी जगहों पे खेलें एहतियात ज़रूरी है। और एहतियात करें। और उनको मतलब सन ग्लासेस लगाने का, या बाहर अगर अच्छा निकलते हाँ, ये होंगे। सन ग्लासेस का आपने अच्छा ऐड किया। आंखों की भी बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ, जो इश्यूज हैं, ये सूरज की वजह से आना शुरू हो जाती हैं। जब आपको तेज़ ये शुआएं पड़ती हैं आंखों में, आपकी आइज़ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। यूवी रेज जो है ना, वो जस्ट आपकी स्किन को तो डैमेज नहीं कर रही, गर्मियों में सन स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना। यस। तो इसलिए हमें स्किन के साथ साथ बाकी चीजों को भी देखना है कि हम सन रेज से या यूवी रेज से कैसे बच सकते हैं। किस तरह? अच्छा किरण, क्या सिर्फ सन ब्लॉक जो है वो काफ़ी है ये धूप से बचाव के लिए, या आप साथ में कोई और प्रोडक्ट भी सजेस्ट करती हैं कि सन ब्लॉक के साथ हमें कुछ और प्रोडक्ट को भी ऐड करना चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो मुकम्मल प्रोटेक्ट रहे? हाँ बिल्कुल, जैसे खवातीन तो कर लेती हैं, मेकअप यूज कर लेती हैं, एक स्किन बैरियर बच जाता है, वो बच जाता है उनका स्किन बैरियर। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बचाने के लिए, जैसे लोग जब बाहर निकलते हैं स्पेशली मार्केट्स में ड्राइविंग के लिए, वॉक के लिए, जी तो उनको स्पेशली कैप्स का, अम्ब्रेला का ठीक है। और इन चीजों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेट, ठीक हो गया। आप पैगाम क्या देंगी हमारी ख़वातीन को, खासकर जो मार्केट में धड़ाधड़ प्रोडक्ट आए हुए होते हैं, तो सबको जो है ना उनको एक्सपीरियंस करने लग जाती हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो ज़रा उन ख़वातीन के लिए या उन मर्दों के लिए कोई पैगाम आपका? सबके लिए इक्वली है, मर्दों के लिए भी, जी खवातीन के लिए भी। इवन जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको भी जी उनकी स्किन तो बल्कि ज्यादा लाइट हो जाती है ना एज के साथ साथ, आपका कोलाजन, आपके या एग्जैक्टली। मसल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो स्किन बहुत अ, पतली हो जाती है। तो हाँ। उनको बल्कि ज्यादा जरूरत है, जैसे बच्चों को और बूढ़ों को ज्यादा जरूरत है। तो यस। मेरा यही एडवाइस है कि हमेशा जो है, पहले तो आपने अगर स्टार्ट करना है तो लेस एसपीएफ से स्टार्ट करें, ठीक 30 है। से स्टार्ट करें। लेकिन जी आप अपनी स्किन को देखते हुए, ओके। क्योंकि सब लोगों की स्किन एक जैसी नहीं है, किसी को ऑब्वियसली पिगमेंट है, किसी को सबका पिंपल्स टेक्सचर जो है वो डिफरेंट है। थैंक यू सो मच टेक्सचर। किरण, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ऑब्वियसली सबके जो स्किन टोन है, टेक्सचर है, या जो स्किन की हेल्थ है वो डिफरेंट है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास, किन एक्सपर्ट के पास जाके अपनी स्किन चेक करवानी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर जो वो आपको सन ब्लॉक, सनस्क्रीन सजेस्ट करते हैं, आप वही अप्लाई करें। मार्केट की बात करें तो बेशुमार प्रोडक्ट हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई वहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई करने की कोशिश करते तो हो सकता है वो आपकी स्किन को डैमेज करना शुरू कर दे, आपकी स्किन को फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़े। तो प्लीज़ इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। ये जो आप एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं या अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, ये ना किया करें। ये जो स्किन है ये आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है, तो इसके साथ आप कोई छेड़खानी ना करें। थोड़ी सी आप तगो-दो करें, मेहनत करें, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, सजेशन ले लें ताकि आपकी खूबसूरती बरकरार रहे। ब्रेक के जाने बढ़ रहे, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। नौजवान
नौजवान नस्ल के अंदर जो एक रेस लगी हुई है एजुकेशन को लेके, वो नंबरों की है कि हमें एक से एक बढ़ के नंबर लेना है या ग्रेड लेने हैं। आप स्किल्स की बात करते हैं या प्रैक्टिकल किसी थॉट्स की बात करते हैं, तो हमारे नौजवान को कहीं ना कहीं से हमारी नस्ल को पीछे रखा जा रहा है। तो क्या आने वाले वक्तों में उनके फ्यूचर में मज़ीद चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ सकता है अगर इसी क्राइसिस के साथ वो तालीम हासिल करते हैं? तो आइए ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि मुस्तकबिल में किन किन इश्यूज़ का सामना होगा या कैसे इन क्राइसिस को हम ओवरकम कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारी मेहमान ने हमें जूम पे ज्वाइन किया जी। साइमा नैयर साइमा हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया साइमा आपके वक्त का। बताइएगा कैसे देख रहे हैं मौजूदा दौर के जो सिचुएशन है, जो एजुकेशन क्राइसिस हैं और साथ हमारी नई नस्ल, क्या आप पूरी उम्मीद है इस वक्त जो निज़ाम तालीम है हमारा? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी बिल्कुल, आपने बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक जो है वो आज चूज़ किया है, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि उस पर बात की जाए। एक्चुअली आजकल जो है ना वो सबसे बड़ा जो हम फेस कर रहे हैं वो स्कूल क्लोजर्स का है। जो स्कूल बंद हो रहे हैं, इसकी वजह से ना सिर्फ पेरेंट्स, बच्चे, असातिज़ा, हमारा एक पूरी सोसाइटी हमारी जो है वो इसकी वजह से हिली हुई है। बिल्कुल ऐसे। और इसमें जो है हम सबसे ज़्यादा जो है हमें प्रॉब्लम आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो वीक है। लाइक क्योंकि हम लोग एक ना इक्वालिटी बेस पे नहीं काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। अगर आप देखते हैं लाइक प्राइवेट सेक्टर की तरफ और गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, तो दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल, बहुत ह्यूज गैप है। एक गैप इसलिए जो हम पॉलिसीज बनाते हैं ना, एक्चुअली उन पॉलिसीज में गैप है बिकॉज उनकी जो हम प्लानिंग करते हैं और जो एग्जीक्यूशन करते हैं वो हम प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। प्लान तो हम बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, ठीक है, फिर उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। एग्जैक्टली। ठीक है, और फिर उसकी वजह से जो है बच्चे सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और सिस्टम जो हमने रट्टा सिस्टम मुतारिफ करा दिया हुआ है, बच्चों को हमने इस तरफ लगा दिया, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, वो नंबर ले रहे हैं, ग्रेड्स उनके अच्छे आ रहे हैं, बट जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डिग्री तो उनके पास होगी, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जाके तो ये सिस्टम उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेकर आएगा। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही। बिकॉज रट्टा सिस्टम में क्या होता है कि बच्चा टाइम तो रट्टा लगा लेता है, ठीक है, और वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ले लेता है, बट जब बात आती है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तो उसको कुछ भी याद नहीं होता कि उसने क्या याद, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को ना थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए, बिकॉज अभी भी हमारे बहुत स्कूल्स में ये सिस्टम है कि जी आपने जो है ये याद करके आ जाए, बिल्कुल, बस सिलेबस कवर करवाना है कि वो सारा कवर हो जाए। बिल्कुल, और टीचर्स जो हैं वो बजाय इसके कि उसको प्रैक्टिकली लाइक बताएं और समझाएं और उस पे कोई उनको लाइक यू नो कि डेमोस दें, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू उनसे बात की जा सकती है। बिल्कुल, उनको सिर्फ एक जो है वो चैप्टर बता दिया जाता है दैट यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, ऐसे ही है। उसमें फिर ये होता है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ना उनमें कोई स्किल्स होती हैं, यस, कर सकते हैं, तो दे सफर अ लॉट। अच्छा, इसमें जहाँ पे हम ये एजुकेशनल क्राइसिस की बात करें, वहीं पे साथ जो टीचर्स की ट्रेनिंग का बर वक्त ना होना, क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है? बिल्कुल, बिकॉज they are the backbone of the education system. Yeah, obviously. तो अगर टीचर ही प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगी तो आप खुद सोचें कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्या ही गाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो इनिशियल हमें स्टेप लेना है ना, वो हमें लेना है कि हमने टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन करना है। बिल्कुल इफ दे आर अर्ली ईयर्स फॉर प्री स्कूल, तो प्री स्कूल की अलग ट्रेनिंग है कि कैसे बच्चों को आपने इंगेज करना है, कैसे बच्चों को आपने दैट टीचर शुड बी वेलकमिंग, ठीक है, फिर किस तरह इंडल्ज करे उनको डेली एक्टिविटीज में, फिर कैसे अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बनाए कि क्लास उसमें पार्टिसिपेट करें। सो हर लेवल पे ये ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टीचर्स ट्रेंड होंगी तो आप सोचें आपका आधा काम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके साथ आपने जो शुरू में बात की थी कि एक वजह स्कूल्स का बार बार जो तालीमी इदारे उनका बंद होना है कि ये वजह है, ऑनलाइन जो है वो तालीम को, एजुकेशन को शिफ्ट किया गया कि ऑनलाइन एजुकेशन, बच्चे घर से जो है वो उनकी क्लासेस या उनका सिलेबस कवर करवाया जा सकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या इस ये जो एजुकेशनल क्राइसिस हैं इसको ओवरकम किया है या कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे दिया है? नहीं, देखें, इसको बढ़ावा ही दे दिया है, बिकॉज एक तो बहुत कम बच्चों के पास एक्सेस है ऑनलाइन क्लासेस का,
इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है, आप अपने कैपिटल में देख लें। प्लस आप देखें कि हमारे रूरल एरियाज में तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है ना उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस को ले। बिल्कुल इसके लिए ये है हाँ, इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं दैट इसमें थोड़ा सा हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा लाइक टीचर्स को, और थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट लेवल पे भी कि या तो हम ऐसे प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करते दिए जाएं जो टीवी पर आ जाएं, ठीक है, या इवन ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जो सिंपल मोबाइल पे, हर एक के पास तो अब ये रूरल एरियाज में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना दैट एवरीवन इज हैविंग हाई फाई मोबाइल। बिल्कुल, तो उस ऐसा हो कि टीचर्स के या फिर मैं ये कहूँगी कि जैसे गांव वगैरह है ये इस तरह है, तो वहाँ के जो वडेरास होते हैं या चौधरीस होते हैं या whoever is the head, उनको चाहिए ऐसा कम्युनिटी सेंटर बना दें जहाँ पे टीचर्स की ड्यूटी लगा दें कि डिफरेंट टीचर्स आके एक टाइम पे कोई ऐसा लेक्चर या कुछ बताते ताकि बच्चे इन्वॉल्व रहें, बिल्कुल ऐसा ही है, इंगेज रहें उसके साथ। बिल्कुल, और इसी तरह जो हम ऑनलाइन जैसे हम अगर बात करते हैं सिटीज में और इधर जहाँ पे बच्चों का एक्सेस है, बट स्टिल देखें कि उनके लिए भी इट्स नॉट दैट इजी। सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए वो माहौल बनाना, दे कैन सिट एंड लर्न, और फिर उसके बाद इसमें यह है कि अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी डबल हो जाती है इसमें। पहले तो सिर्फ ये था ना कि अपने बच्चों को उठाने और स्कूल भेज देना है जी, ठीक है, अपने बच्चों के साथ बैठना भी है, चाहे मैं कहती हूँ पेरेंट्स अटेंड करें या ना करें, दे शुड सिट विद देयर, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, ज़रा एक और चीज़ बताइएगा कि हम बात करते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन की, नॉर्मली हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है या वेल एजुकेटेड नहीं है, बट स्किल होने की वजह से उन्होंने अपने आप को मनवाया है, एक अच्छे लेवल पे वो पहुंचे हुए। बट हम कहते हैं कि एजुकेशन भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जदीद दौर के अंदर जब आप स्किल बेस्ड एजुकेशन से थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप उसको वैल्यू नहीं देते, तो क्या बच्चों के फ्यूचर के लिए ये चीज़ ख़तरनाक हो सकती है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन के अलावा ही वो आगे परवान चढ़े? देखिए, डिग्री जो है ना, डिग्री कैन ओपन अ डोर ऑफ सक्सेस, ठीक है, सक्सेस का दरवाजा वो जरूर खोलती है, बट आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती जब तक आपके कोई स्किल नहीं। स्किल ना, बिल्कुल ऐसे ही है, स्किल का होना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल तो पता है कि जितना कंपटीशन है, सो चिल्ड्रन शुड बी स्किलफुल इफ दे, वरना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आबादी की बात करें तो आबादी में भी एक गैर मामूली हमें इजाफा देखने को मिलता है। फिर रिसोर्सेज हमारे जो है वो बड़े लिमिटेड हैं, खासकर एजुकेशन की बात की जाए तो बजट, जहां जो बजट हमारा है, मुझे लगता है ये ऑब्वियसली मुनासिब नहीं है, काफ़ी नहीं है, लेकिन हर साल हमें कहीं ना कहीं उसको मज़ीद उसमें कमी ही देखने को मिलती है। तो इस तरह आपके पास महदूद वसाइल हैं, आपकी आबादी जो है वो बढ़ रही है, तो इस पे भी जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो मुतासिर हो रहा है। देखिए ना, बिल्कुल जिस तरह अब अगर एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट देम, तो वहाँ पर अगर एक क्लास में 50 या 60 बच्चा होता है जी, वन टीचर, ठीक है, तो आपके में वो टीचर इंडिविजुअल अटेंशन दे सकती है उन बच्चों को? कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए बिल्कुल तो हमें अपने रिसोर्सेज को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। हमें ये अच्छा साइमा, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि रिसोर्सेज की कमी है, आबादी का बढ़ जाना, फिर टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, ये भी कुछ वजूहात हैं कि हमारा जो एजुकेशनल निज़ाम है उसमें क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन डिटेल मज़ीद इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ में वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे एजुकेशनल क्राइसिस, और साथ हमारी जो नौजवान नस्ल है, नई नस्ल है, किस तरह से हम उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं या मुस्तकबिल के जो चैलेंजेस हैं उससे उनको बचाया जा सकता है। इसी पे बात करें, साइमा हमारे साथ है। साइमा, मुझे बताइएगा, अगर हम नए इलाकों की बात करें या शहरी इलाकों की बात करें, तो क्या दोनों का जो तालीमी मयार है उसमें आप कोई डिफरेंस देखती हैं कि फ़र्क दोनों में पाया जाता है? देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, बिकॉज उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो अपॉर्चुनिटी का है। वो रूरल एरियाज हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको इतनी जो कहना चाहिए कि सहूलियात इतनी मुयसर नहीं होती हैं जितनी अपॉर्चुनिटी इधर सिटीज़ में। आप प्राइवेट स्कूल्स देख लें, इन लोगों को जितना है, फिर आप ये देखें कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग पे काम किया जाता है, जबकि वो दे आर लैकिंग इन इट। तो ये तो एक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस।
और कैसे इस डिफरेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए बच्चे वहाँ पे भी जो बच्चे हैं उनका भी वही फ्यूचर, वो भी चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल उनके बच्चों का सेफ सिक्योर हो, जैसे शहरों में रहने वाले लोगों का हक है, इसी तरह से दही इलाकों में रहने वाले बच्चों का भी ये बुनियादी हक है कि वो अच्छी तालीम हासिल करें। तो इस फ़र्क को हम कैसे ख़त्म करें? अच्छा, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आई विल नॉट ब्लेम गवर्नमेंट, बिकॉज़ गवर्नमेंट जो भी है ना वो बहुत अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ बनाती हैं, ठीक है? एंड दे आर हार्ड कि वो किस तरह जो है सब बच्चों को जो है अच्छी तालीम प्रोवाइड कर सकें। बट इसमें एक चीज़ आ जाती है कि जो पॉलिसीज़ हैं उनको बार-बार चेंज ना किया जाए। जो करिकुलम है उसको बार-बार चेंज ना किया जाए, सबसे पहली चीज़। फिर उसमें ना तसलसल हो, यानी जो आपने पॉलिसी बनाई है ना वो फॉर इयर्स उस पे हम इम्प्लीमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आज 1 साल बाद फिर चेंज हो गई, इस तरह ना हो। एंड सेकंड सबसे बड़ी चीज़ अकाउंटेबिलिटी, कि उसके नहीं है कि जो चीज़ है वो उस तरह आगे मुहैया की जा रही है या नहीं की जा रही है, और चीज़ को जो है ना ऑडिट करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और में यही चीज़ आ जाती है। प्लस आई वुड से कि हमारे हर शख्स को, हर एक इंडिविजुअल को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है? और ये जो मतलब आप अपने हिस्से का जो फर्ज है वो जरूर अदा करें, बिकॉज दरिया बनता है। ब्लेम गेम पे ना जाए कि ये गवर्नमेंट का काम है या तालीमी इदारों का काम है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं कि इस चीज़ से इस तरह मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आई वुड लाइक टू गो टू रूरल एरियाज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। मैं क्यों जाती हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं जाके जो कि जो नॉलेज मुझ में है या मैं समझती हूँ कि मुझ में कोई स्किल है, तो मैं इसको ताकि उनके लिए इजी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल हर शख्स को ये जिम्मेदारी थोड़ी सी जो है ना वो लेनी पड़ेगी, और तब आके हम सिस्टम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, तभी सिस्टम चेंज हो सकता है। सामा, एक और वजह ज़रा इसको भी आप एलेबोरेट कर दीजिएगा। ये जो हम भारी भरकम फीसिस देखने को मिलती है, हमें सुनने को मिलती है, खासकर प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। अब हर बंदा जो है मिडिल क्लास तबका जो है, इवन वो लोअर मिडिल क्लास तबके को तो आप बिल्कुल छोड़ ही दें, उनके तो बिल्कुल बेचारों की बस की बात नहीं है, बट जो मिडिल क्लास तबका है वो भी अब उन गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी जो भारी भरकम फीसिस है वो अदा नहीं कर सकते, खासा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ज़्यादा फीसों की अदायगी भी आम तबके को तालीम से दूर कर रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिकॉज जो फीसेस हैं वो एवरी ईयर इंक्रीज होती जा रही है। एग्जैक्टली। और वो फिर क्या होता है कि जो बेचारे शुरू में तो एडमिट करा देते हैं अपने बच्चे को कि वी विल, बट जब उनसे मैनेज नहीं होता तो दे जस्ट टेक देयर चाइल्ड आउट, और वो फिर बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सी सिचुएशन हो जाती है फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द पेरेंट्स एज वेल। तो वो इसको ना थोड़ा सा गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि हम बात करते हैं कि हम मसावी तालीम दें, ठीक है? तो वो फिर आप देखें कि वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं ना, बिकॉज जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका करिकुलम और जो हमारा सरकारी सिस्टम है उसका करिकुलम ह्यूज, बहुत डिफरेंस है। तो इसमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, और थोड़ी वही वाली बात आ जाती है कि अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है कि फीसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज ना की जाए। बिल्कुल, ऑब्वियसली आप मुआशरे को मद्देनजर रखते हुए कि एलीट तबके की बात करते हैं शाफिया की, वो तो एक बहुत ही कम तादाद वाले लोग हैं। ज़्यादा तबका आपका मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका है, तो ऑब्वियसली उनको फैसिलिटेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ बताइएगा कि हमारे बच्चों की जो तवज्जो है, जो इस वक्त मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राइट लेफ्ट हो रही है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, क्योंकि इसके अलावा देखें तो एजुकेशन को भी हम ऑनलाइन शिफ्ट किया हुआ है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लें, तब भी उनका गैजेट्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजर रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस है, क्या इससे भी बच्चों की जो तालीम के ऊपर तवज्जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है? बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली आजकल जो पेरेंट्स हैं ना उन्होंने अपने बच्चों को टाइम देना बहुत कम कर दिया है। वो ये समझते हैं कि जब हम महंगे टॉयज और महंगे गैजेट्स लेकर दे देंगे ना तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, हालांकि बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। शुरू से ही ना बच्चों को एक स्क्रीन टाइम जो है आपने एक लिमिटेड देना है। जब आप को शुरू में आदत डाल देते हैं ना दैट यू हैव ओनली 20 मिनट्स और 25 मिनट्स, ठीक है, और उसके बाद
इंक्रीज करें 1 आवर तक, तो वो बच्चे को कभी भी उस आदत नहीं होती। बट जब आप देख कर, और वो खाना भी खा रहे हैं तो मोबाइल के साथ, वो अगर सोना भी है तो मोबाइल, तो ये चीज़ तो फिर देखें ना, फिर उसको इसकी वो हैबिचुअल हो जाएगा। फिर उसकी इसी तरह मैंने अभी मेंशन किया था कि जब आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस या कुछ ले रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप साथ बैठें। वो साथ ज़रूरी है कि आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो वैसे तो ऑनलाइन क्लास ऑन कर देते हैं, बट दे आर डूइंग चिट चैटिंग विद देयर फ्रेंड्स, वो सोशल मीडिया कर रहे होते हैं। टू बी वेरी, हमें इन चीज़ों को देखना है ना एज अ पेरेंट, बिल्कुल ऐसे ही है करना है, बिल्कुल, ताकि वो अपनी डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो अपनी पूरी तवज्जो, जो टीचर एक अगर आपको ऑनलाइन लेसन दे रहे हैं तो उनकी तवज्जो उस पे हो। एग्जैक्टली। अच्छा, आप क्या समझती है इस एजुकेशनल क्राइसिस से निकलने के लिए फिलहाल हमें कौन से इक़दाम करने चाहिए, खा वो हुकूमती सतह पे हो या तालीमी इदारों की हद तक हो, टीचर्स की बात की जाए या पेरेंटिंग की बात की जाए, आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे फिलहाल हमें अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने की या कौन से इक़दाम करने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट लेवल पर पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है, दैट इट शुड बी लाइक इक्वल फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है ना, क्वालिटी होनी चाहिए। सेकेंडली, हमें टीचर्स ट्रेनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत, बिकॉज टीचर्स ट्रेंड होंगे, आपका लाइक 50% वर्क इज डन, बिल्कुल ऐसे, बिकॉज अनट्रेंड में होता है। सेकेंडली, मैं ये जरूर यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि अच्छा, आपने इसी बात को जो ना एक पैगाम की सूरत में वाइंड अप कर दीजिए। सॉरी, पैगाम की सूरत में इस बात को आप वाइंड अप कर दीजिए। जी, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कहना चाहूँगी, सब पेरेंट्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि प्लीज़ बिल्ड टू योर चिल्ड्रन, बिकॉज ये टाइम जो आप उनको देंगे तो इसमें ना सिर्फ ये कि वो बेहतर इंसान बनेंगे, बल्कि वो आपके लिए बेहतर औलाद भी साबित होंगे और बेहतर माशरा बना सकेंगे। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, थैंक यू सो मच साइमा आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली अगर आप यानी कि ख़ासकर जो पेरेंट्स हैं इस वक्त वो अगर अपने बच्चों पे फोकस करते हैं, उनकी तरबियत पे, उनकी तालीम पे, तो वो ऑब्वियसली माशरती तरक्की में उनका बड़ा अहम रोल होगा। फिर वही बच्चे अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे में जाके उनके जो है वो अच्छी टेक केयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशनल क्राइसिस के ऊपर हम सबको यकजा होकर सोचने की ज़रूरत है। और जो हमारी ताने से पहले जल्दी से एक रिपोर्ट की जानिब चलते हैं जो कि भिंडी सब्ज़ी के हवाले से, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है कि अब भिंडी जो है वो गल सड़ रही है, अफगानिस्तान की जानिब नहीं बढ़ रही, जो कि पहले इतने ट्रकों के ट्रक जो है ना वो उनकी जानिब बढ़ते थे। तो जल्दी से ये रिपोर्ट देख लेते हैं जी। भिंडी सस्ता हो गया है, भिंडी बॉर्डर बंद होने के वजह से बहुत ज़मींदारों को भी नुकसान हुआ है, हम कमीशन एजेंट को भी नुकसान हुआ है। जब भिंडी सस्ता है तो हमारा कमीशन किधर हो जाए, तेल महंगा है, किराया महंगा हो गया है। बिल्कुल ये बॉर्डर के वजह से बहुत भिंडी बॉर्डर वाले खाते हैं। अफगानिस्तान भिंडी बहुत जाता है, 30-30, 40-40 गाड़ी पनवाकल से जाता है, पंजाब से जाता है, हैदराबाद से जाता है। ऐसे समझो 100-200 गाड़ी डेली भिंडी खाता है अफगानिस्तान। अभी अफगानिस्तान बंद है, पंजाब का भी भिंडी उतरा हुआ है, सिंध का भिंडी भी है, पनवाकल का भी है, हैदराबाद का भी बहुत भिंडी है, अभी उसका जवानी है भिंडी का। ये सारे जमींदार, आड़ती, कमीशन एजेंट सारे तबाह हो गया। बिल्कुल हमारा ये है अर्ज है हुकूमत को, तो ये बनाओ, बॉर्डर खुल जाए। बॉर्डर बंद होने से बहुत नुकसान है, अफगानिस्तान को भी नुकसान है, पाकिस्तान को भी नुकसान है। बहुत सब्जियां जो है इस टाइम जाती है, टमाटर जाता है, आलू देखो कैसे आलू का हालात हो गया, 200-300 रुपया डंगर खा रहा है, बोरी चल रहा है। टमाटर देखो 200 रुपये शहर पर है। बिल्कुल जमींदार हारी जो भी है सारे तबाह हो गया। खाद महंगी है, तेल महंगा है, पटाई चुनाई बहुत तकलीफ है। हमारा ये अर्ज है हुकूमत को, तो ये बॉर्डर खुल जाए, तब भिंडी का रेट हो जाए, जमींदार बचेंगे, हम कमीशन लोग भी बचेंगे, कमीशन एजेंट वाले बचेंगे। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। वाकई भिंडी जो है ना वो ख़राब हो रही है और लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अफगानिस्तान वालों, पहले जहाँ पे आप इतने ट्रकों के ट्रक मंगवाते थे, अब भी ज़रा मंगवा लें ताकि हमारे ज़िम्मेदारों को नुकसान ना हो। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, जंग के हवाले से। राइट नाउ जो सिचुएशन अगर हम बात करें
अमेरिका ईरान की या इसराइल की, या जो अगर हम इससे पहले कश्मीर की बात करें, जो एक सिचुएशन चलती आ रही, तो जंग के बाद जो मुल्क पर उसके असरात होते हैं उस पर ज़रा हम बात करने जा रहे हैं कि सिर्फ राइट नो जो सिचुएशन है सिर्फ मौजूदा टाइम में ही नहीं बल्कि बाद में भी उसके काफ़ी असरात होते हैं। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा आपके वक्त का। बताइएगा आप क्या समझती हैं कि जंग के बाद जो मुल्क पे असरात उसके पड़ते हैं, ज़रा मैं चाहूँगी कि आप वो हमें बता दीजिए कि वो क्या असरात हो सकते हैं और कैसे उनको ओवरकम करने में फिर क्या हमें करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महविश, आपका इस सवाल जो है, जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं आलमी तनाजुर में और रीजनल तनाजुर में और हमारे अपने मुल्क के लिहाज से भी, अभी आपने अफ़गानिस्तान की रिपोर्ट और जो भिंडी के हवाले से जो आपने बात की वो एक तरफ तो इशारा है कि जंग जब होती है किसी भी मुल्क में तो उसका जो सबसे पहला शिकार होता है वो उसकी मईशत होती है। जंग का फौरी असर जो है माशी अदम इस्तेकाम की सूरत में जाहिर होता है। सरमायाकारी रुक जाती है, करेंसी जो है वो डीवैल्यू होना शुरू हो जाती है और हुकूमत जो है वो जो वसाइल जो दफाई अखराजात की तरफ जो है वो मुंतकिल करना शुरू कर देती है। और इस तरह से जो IR के अगर आप हवाले से बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, गन वर्सेस बटर, इस दिलेमा को जाहिर करने के लिए, जहां रियासत को फलाई अखराजात जो हैं वो कुर्बान करने पड़ते हैं ताकि उनकी जो जंगी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सके। लेकिन यहाँ पे जो है दो मुल्कों, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो अफगानिस्तान है और यहाँ से बहुत सी मसनूआत जो हैं हम अफगानिस्तान को भिजवाते हैं, यहाँ पर वो वाली सूरत हाल तो नहीं है कि हमारी रियासत को कोई ऐसी अभी कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन देखें कि वहाँ के लोगों को भी मसाइल होंगे और मैं समझती हूँ कि वहाँ के जो एक ग्रुप जो इस वक्त अबूरी हुकूमत का एक ग्रुप है अफगानिस्तान के अंदर, उनके ज़्यादातर मसाइल हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ, लेकिन वहाँ के जो अवाम हैं वो इसको भुगत रहे हैं। और मेरा ख्याल है अवाम तो अफगानिस्तान के जो आम अवाम है, जो पब्लिक है, वो भी ये चाह रही होगी कि पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात बहाल हों ताकि उनको कम अज़ कम खाने पीने की और खुराकी चीज़ों की जो है वो तरसील जो है उसमें रखना ख़त्म हो और वो ऑब्वियसली और इसके साथ जो हम अमेरिका और ईरान का जो इजराइल का जो एक मामला चल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहती है? क्योंकि देखिए वहाँ जो जंगी सूरत हाल है उसके असरात भी पूरी इंटरनेशनल हम देखें तो हमें वो उसके क्राइसिस जो है हमें फेस करने पड़ रहे हैं, ना सिर्फ उनके आसपास बल्कि हर मुल्क को तकरीबन सफ़र करना पड़ रहा है। जी, इसमें सबसे पहले जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि जंग तो जो है ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वो तो काफ़ी अरसे से हालत जंग में, या ख़ास तौर पर गज़ा के हवाले से। लेकिन आप ये देखिए कि पूरी दुनिया जो है उसने गज़ा में कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं की गई। लेकिन जब अबनाए हुर्मुज़ बंद की गई तो पूरी दुनिया की मईशतें जो हैं वो तय बाला हो गई और जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो भी जंग की तरफ आई। और अब बहुत सारे ममालिक ने, जिसमें यूरोप के ममालिक भी शामिल हैं, जिसमें दीगर ममालिक भी शामिल हैं, जो कि जंग का बराह रास्त तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इस सूरत हाल की वजह से उनकी मईशत मुतासर हो रही है। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़ी ताकतों के दरमियान जब कशीदगी पाई जाती है तो आलमी जो सप्लाई लाइन है वो मुतासर होती है और जिसकी वजह से जैसे अब चीन है, तिजारत और मालियाती निज़ाम जो है उनका भी मुतासर हो रहा है क्योंकि उनकी भी तेल की तरसील में मसाइल आ रहे हैं। हालांकि वो बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे अपने वसाइल भी उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी जो सप्लाई चेन्स हैं वो इस सूरत हाल की वजह से मुतासर हुई हैं। और ये जो एक नई सिचुएशन पैदा हो रही है, ये एक नए आलमी माशी बहरान का भी पेश खैमा हो सकती है। क्योंकि ये देखें, ये जो चंद दिन भी ये सप्लाई चेन टूटती है तो ये नहीं कि उसको ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पे नहीं होता, बल्कि वो जो खला पैदा होता है उसको पुर करने के के लिए एक टाइम चाहिए होता है, फौरी तौर पे उसका असर रहेगा। अब देखिए ना, जो फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही देखी, जो इंसानी जानों का ज़िया होना, फिर आपने मईशत की बात की, एजुकेशन पे बड़ा इसका जो है वो असर पड़ा, सियासी अदम इस्तेकाम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इवन जो लोग ज़हनी तौर पे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो ये चीज़ें फिर इनको स्टेबल होने में ऑब्वियसली टाइम लगता है।
जी बिल्कुल, देखिए तालीमी इदारे जो हैं वो जहाँ पे जंग की सूरत हाल होगी, जहाँ पे लोगों को अपनी जान और अपने खुराक और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, शेल्टर है, जी। खुराक है, तहफ़्फ़ुज़ है और सेहत है, उसकी पड़ी होगी, तो वहाँ पे तालीमी इदारे तो तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल और ऐसे इसी तरह सेहत का जो निज़ाम है उसको भी बहाल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी भी हंगामी अच्छा, सूरत आप में बड़ा पैगाम की सूरत में बता दीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है कि जंग के जी, बाद जी। किसी भी अगर हम मुल्क की बात करें, खासकर हम ईरान की बात कर लें, तो उसको दोबारा से वापस अपनी एक स्टेज पे आने में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? शॉर्टली इसको वाइंड अप कीजिएगा। जी इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल है तो ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बेशक ईरान अभी तक डट के खड़ा है, उसने किसी मुल्क से खुराक की या दवाइयों की या किसी ऐसी कोई मदद अपील की नहीं अपील की। नहीं की है। ये बड़ी बात है और बल्कि बिल्कुल जो दुनिया के दुनिया के जहन में था उसके बिल्कुल बरक्स उन्होंने किया है कि वहाँ के एग्जैक्टली। जो दुकानदार हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उन्होंने मुफ्त अशिया का जो है वो बोर्ड अवेजा बिल्कुल किए ऐसे हुए ही हैं है। कि जंग के बाद बेशक पेमेंट कर दीजिएगा। ये एक बड़ा अजीब फिनोमेना है जिसको हाँ। बाद में लोग स्टडी भी करेंगे, लेकिन ये नहीं कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ। हाँ। यकीनन ईरान का नुकसान हुआ है और उसमें इसीलिए ईरान जो है उसने एक शिक जो है ये बातचीत के जो जो होने जा रही है इसमें भी ये रखी है कि उसके जो नुकसानात हुए हैं जंग में उसका बिल्कुल अजाला किया जाए और मेरा भरपाई ख्याल है वो जरूरी है। बिल्कुल बरहक है क्योंकि उन्होंने डिफेंसिव लड़ाई लड़ी है, ऑफेंसिव लड़ाई नहीं ऑब्वियसली लड़ी। पहल उन्होंने बिल्कुल नहीं की। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली हम बहुत पुरुम्मीद हैं, पुरअज़्म हैं इस वक्त जो अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात चल रहे हैं। देखिए, जंग जो है वो किसी भी खित्ते के लिए, किसी भी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, उसके जो असरात